तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने इस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था और होप कि इस ब्लॉक का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपने पुशअप सीरीज देख लिया होगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होगी, पीवाईक्यू आपने बना लिया होगा। तो आज हमारी बारी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब देखो, पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मतलब वो क्लास 11th में भी पढ़ना है हम लोग को और क्लास 12th में भी पढ़ना है हम लोग को। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, तो हम लोग उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे खुद के ऐप पर हमारा जो सिग्मा स्टार पीसीबी क्रैश कोर्स है नीट 2021 के लिए, ठीक है, वो लॉन्च हो चुका है और इसकी क्लासेस ऑलरेडी 16th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है यार। ठीक है, क्योंकि जो भी लेक्चर्स हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, तो जो भी एक हफ्ते का आपका जो लैग होगा, ठीक है, सिलेबस, आप उसको आराम से कवर कर सकते हो। तो ये जो क्रैश कोर्स है वो बहुत ही बेसिक लेवल से होने वाला है। जिस बच्चे की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो चाहता है कि अभी वो 0 लेवल से स्टार्ट करे और 600 प्लस तक जाए, तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। हमारे खुद के ऐप मार्क्स अप पे ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और 16th ऑफ मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी जो क्लासेस होंगी वो लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, आपको पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, वीकली डाउट सेशंस होंगे, आपको डीपीपीज मिलेंगी। और अगर आपका निट में 600 प्लस मार्क्स आता है तो ये सारी फीस जो आपकी है 2500, ठीक है, वो आपको वापस कर दी जाएगी अगर आपका 600 प्लस आता है तो नीट में। ठीक है, सो दिस इज अ रिफंडेबल कोर्स। ठीक है ना, ये इसके पैसे सारे रिफंड हो जाएंगे, 2500 पूरे रिफंड हो जाएंगे अगर आपका 600 प्लस नीट में आता है तो और प्राइस देखो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया, ओनली 2497, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। तो लेना है तो जल्दी से ले लो। और हाँ, इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे अजय यशपाल सर, जो कि बंसल में केमिस्ट्री के एचओडी रह चुके हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। नितेश देवनानी सर, जो कि आकाश में फैकल्टी रह चुके हैं केमिस्ट्री के, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारे रोहित अग्रवाल सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। और हमारे प्यारे से विपिन कुमार शर्मा सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करना है तो जल्दी से कर लो। सर इसको कैसे ज्वाइन करें? अपना मोबाइल उठाना, ठीक है, प्ले स्टोर खोलना और मार्क्स अप लर्निंग ऐप सर्च करना प्ले स्टोर में, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन मांगेगा, वहां पे रजिस्टर कर लेना खुद को। और जैसे ही ऐप खोलोगे तो आपको फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाएगा हमारा ये क्रैश कोर्स कॉम्बो ऑफर प्राइस ₹2497। इस पे क्लिक करना और अगर मन हो इनरोल करने का तो कर लो, क्योंकि जो ये क्रैश कोर्स है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है और पक्का आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स थे मैंने सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि आपका बस पी ब्लॉक एलिमेंट बाकी है क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 11 की अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी इनऑर्गेनिक होगी हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे क्लास 12th का पढ़ते हुए। ठीक है, तो क्लास 11th में जो पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है वो ग्रुप 13 के बारे में पढ़ना है और ग्रुप 14 के बारे में पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप 13 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखो वीडियो हमारी वन शॉट वीडियो है। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ठीक है, ग्रुप 13 ग्रुप 14 दोनों एक साथ अगर मैं पढ़ा दूं तो 5 घंटे की वीडियो हो जाए, तो आप साथ में सब देखोगे तो इनऑर्गेनिक आपको बहुत बोरिंग लगेगी, इनऑर्गेनिक आपको बहुत ही बोरिंग लगेगी, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ पढ़ाऊंगा। इस वन शॉट वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। निट में जहां से क्वेश्चन आएगा सब कुछ बता दूंगा, जहां जितना एक्सप्लेन करने की जरूरत है सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, घबराना नहीं, जो जो बोलूंगा, जो जो लिखूंगा, जो जो हाईलाइट करूंगा, ठीक है, सब कुछ नोट्स में डाल लेना। ठीक है, और जो जो अंडरलाइन करूंगा बस इतना कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और लेक्चर देखने के बाद पीवाईक्यू जरूर सॉल्व किया करो, पीवाईक्यू में जो नए पॉइंट्स मिलते हैं उसको जरूर ऐड कर लिया करो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रुप 13। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रुप 13 पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा सर पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? सर आपने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। मतलब कि अगर तुम किसी भी एलिमेंट का
अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आप इलेक्ट्रॉन फील करते हो, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल के अगर वो p ऑर्बिटल में जाता है, आउटर मोस्ट सेल के अगर वो p ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि वो p ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है वो? p ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा सर ये जरा बता दो कि p ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप कहां से कहां तक के बोलते हैं? तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? p ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या हम लोग बोलते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पीरियोडिक टेबल में जो भी ब्लॉक्स होते हैं, जो भी ग्रुप्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बोलते हैं। और मजे की बात क्या है कि p ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2np126। बाप रे बाप, सर इसका मतलब क्या हुआ? जरा बता दो सर। देखो बिल्कुल बताऊंगा। ns2np126 इसका मतलब क्या होता है? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। मतलब देखो जैसे तुम्हारा बोरोन है, बोरोन बी, वो तुम्हारा p ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो होगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो अगर मैं आउटर मोस्ट सेल को देखो, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू 2 है, देखो यहाँ पे, और n इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे। मतलब ये वाला पार्ट आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2s2 2p1। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ भी n है तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ s2 है तो यहाँ भी s2 है, और p में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 to 6 हो सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 है, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस टाइप का होगा तो वो क्या होगा? p ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, जो जो हाईलाइट करूंगा, जो जो अंडरलाइन करूंगा, सब कुछ नोट्स में डाल लेना। ये नहीं कि ये एनसीईआरटी का जो भी मैं पूरा काट के पैराग्राफ लाया हूँ वो नोट्स बनाने लोगे ना। वो करोगे तो आपका पूरा महाभारत लिखा जाएगा, पूरी रामायण लिखा जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं करना है। सब कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं नेट में, ठीक। चलो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ना यार कितना पढ़ना है वो ज्यादा समझना चाहिए आपको, इन कंपेरिजन टू कितना छोड़ना है, ठीक है। मतलब आप अगर ये डिस्टिंग्विश कर पाओगे ना कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी से, किस पॉइंट को मेरे को समझना है, किस पॉइंट को आपको पढ़ना है और किसको छोड़ना है, ठीक है, तभी जाके आप इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ पाओगे और क्लियर कर पाओगे। नहीं तो अगर हर एक पॉइंट को पढ़ोगे तुम एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई पागल हो जाओगे, पूरा समुद्र है, ठीक है। हर एक लाइन पढ़ोगे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। उतने की जरूरत ही नहीं है ना, हमको नीट निकालना है बस। p ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 से बस एक या दो क्वेश्चन आएंगे, वो कर लेने हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। तो सर पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, ठीक। चलो, अब मजे की बात क्या है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ p ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ऐसे होते हैं जिसमें नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं और मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। वही लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द p ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, बिहार के इंजीनियरिंग एग्जाम में, कि बताओ कि कौन सी पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक है जिसमें कि नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स सिर्फ और सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? p ब्लॉक में पाए जाते हैं। क्या बोलोगे? p ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपका बेसिक। अब मजे की बात क्या होती है कि सर आपने बताया ग्रुप 13 से लेके, ठीक है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो होता है वो क्या होता है? p ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है? p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ग्रुप 13 का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट 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 फर्स्ट, ठीक है, मतलब p ब्लॉक का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है हर ग्रुप का, वो बाकी ग्रुप के मेंबर से बहुत ही डिफर करता है। ऐसा क्यों? सर आपने बताया था कि इस ब्लॉक में लिथियम और बेरिलियम जो होता है, इस ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट वाला जो होता है लिथियम और बेरिलियम, उसकी साइज बहुत छोटी होती है। और साइज छोटी होने की वजह से होता क्या है कि वो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा डिफर करता है। उसी तरीके से जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप 13 14 15 16 17 18 जो कि p ब्लॉक एलिमेंट है, तो हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा डिफर करती हैं बाकी एलिमेंट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते जाओगे सब समझते जाओगे, घबराना नहीं, ठीक है ना। अच्छा, और मजे की बात क्या हो जाती है, और मजे की बात क्या आ जाती है
कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो जो सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अरे भाई देखो, ठीक है, पीरियड 2 होगा, पीरियड 3 होगा, पीरियड 4 होगा, पीरियड 5 होगा, पीरियड 6 होगा, पीरियड 7 होगा, पीरियड 8 होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हाँ। ये ग्रुप 13 है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ठीक है, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा, एट्थ होगा, ठीक है ना। अच्छा ऐसे होगा, तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, ये थर्ड पीरियड का होगा, ये फोर्थ पीरियड का होगा, ये फिफ्थ पीरियड का होगा, सिक्स पीरियड का होगा, सेवंथ पीरियड का होगा, एट्थ पीरियड का होगा, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें क्या होता है, देखो, अगर सेकंड पीरियड है इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये कैसे पता चला? मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था, इसीलिए मैं सब कुछ सीक्वेंस वाइज में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें आपकी गलती है। आप पीरियोडिक टेबल देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, केमिकल बॉन्डिंग देखो, तभी मतलब सब कुछ सीक्वेंस वाइज देखो। मेरे सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, और यही पढ़ने का असली तरीका होता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर इसमें गलती आपकी है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उनको तो समझ में आ जाएगा होगा, ठीक है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सेकंड पीरियड मतलब होता है कि n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 मतलब l की वैल्यू हुई 0 और 1, मतलब s एंड p ऑर्बिटल्स। मतलब सेकंड पीरियड के जो भी p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, s, और इसमें क्या होगा, px, py एंड pz, ठीक है ना, एस एंड पी सबसेल, और कितने ऑर्बिटल्स हुए, 4 ऑर्बिटल्स हुए। तो जितने ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, मतलब इतने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स वो बना सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इतने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 4, अगर वो सेकेंड पीरियड का पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो। लेकिन जैसे ही हम लोग n इजिकल टू 3 में आएंगे तो l की वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2, मतलब s p d सबसेल। तो s में 1, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, और इसमें होते हैं 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, 5 3 8 9, 9 ऑर्बिटल्स यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कि वो, मतलब क्या, वो 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि आप अगर n इज इक्वल टू 2 से नीचे आओगे, मतलब थर्ड पीरियड से p ब्लॉक एलिमेंट्स को देखना शुरू करोगे, तो उसमें d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, जिसके वजह से वो अपनी कोवैलेंसी बढ़ा सकता है, मतलब 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ा सकता है, समझे। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि पी ब्लॉक के जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जाओगे, मतलब थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, तो क्या होता है, वो अपनी कोवैलेंसी बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने की क्षमता को बढ़ा सकता है, और 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये पूरा पैराग्राफ सर नोट करना है क्या? नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस काट के डाला ताकि थोड़ा सा सुंदर सा दिखे आपको, ठीक है। मैंने जो जो बोला है, जो जो लिखा है, जो जो समझाया है, उसको बस नोट्स में डाल लेना, ठीक है ना। नहीं समझ में आओगे 4 बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है, पक्का आएगा। अगर सब कुछ सीक्वेंस वाइज देख रहे होगे तो। पता चला पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखे हो तो डायरेक्ट सोचे थे अरे हम तो देखेंगे भाई डायरेक्ट पी ब्लॉक, तो भाई दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो फिर मुझे मत बोलो, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मजे की बात क्या है कि सेकेंड पीरियड के बाद जितने भी थर्ड पीरियड के ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल्स होता है। तो उनके पास डी ऑर्बिटल्स होता है तो वो अपनी कोवैलेंसी बढ़ा सकते हैं 4 से ज्यादा, सर ने अभी बताया। तो बोरोन जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। क्या होता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है बोरोन। तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो BF4- इज पॉसिबल। और एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं होता है, किसी और पीरियड का एलिमेंट होता है। तो किसी और पीरियड का एलिमेंट होगा तो इतना हमको समझ में आ रहा है कि वो अपना 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए AlF6 3- पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसका जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 होता है, उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ एंड टू अदर सेकेंड रो एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है ना, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता इसके पास ज्यादा होती है। क्यों होती है सर? क्यों होती है? उसके छोटे साइज होने की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उतना p ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो ग्रुप 13, ग्रुप 14 किसी भी ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को देखोगे तो उसका साइज स्मॉलेस्ट होता है,
ठीक है ना। अच्छा, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि पी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर ग्रुप में, उसकी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। पी पाई मतलब क्या? पी पाई मतलब यह हुआ कि पाई बॉन्ड, और वो किसके ओवरलैप से बने? पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बने। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्यों? क्योंकि पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही ना बनेगा भाई पाई बॉन्ड। अच्छा ठीक है सर, ये नहीं समझ में आया, मतलब क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखा? ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा भाई, ठीक है, बस इतना बोल रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, और अगर आप सब कुछ सीक्वेंस वाइज देखते नहीं आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आएंगी, हो सकती है, तो मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है। चलो, तो ये सिग्मा बॉन्ड फिर बना तुम्हारा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना फिर तुम्हारे पास पाई बॉन्ड बना। तो देखो, एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है मल्टीपल बॉन्ड। अब जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं, जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट मेंबर है वो अपने के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना सकता है। इसके सेकंड सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसके साथ भी बना सकता है, उसके साथ भी बना सकते हैं। मतलब ये ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर जो है वो सेकंड मेंबर के साथ भी पी पाई मल्टीपल बना सकता है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे आप आओगे तो होता क्या है कि सर ने बताया कि डी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी ऑर्बिटल्स के होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे भी पाई बॉन्ड्स बनते हैं, वहां पे भी पाई बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन वहां ज्यादातर जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं, या फिर डी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं। तो इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड, और इसको बोलते हैं डी पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है, इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो पी बाई मल्टीपल बॉन्ड बना के ही होती है। लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हो ग्रुप के, तो होता क्या है कि जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, जो भारी एलिमेंट्स होते हैं, भारी क्यों बोल रहा हूं मैं? तो ग्रुप के नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, उसके साथ एटॉमिक वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उनके पास ज्यादा क्षमता होती है कि वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना है और डी पाई बॉन्ड बना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई, ठीक है। और ये पूरा पैराग्राफ नोट करने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सब बता दिया हूँ। और देखो, जैसे इसमें देखो क्या क्या मैं हाईलाइट किया बताते समय, और क्या क्या यहाँ पे लिखा हूँ, जो जो मैं बोला हूँ वो सुन के नोट्स बना लो, मजा आ जाएगा भाई, तुम क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा सर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ N and P फॉर्म ऑक्सोनाइज NO3 माइनस PO4 माइनस इन दिस यूनिट। ये तो भाई डालना ही नहीं था, स्लाइड गलती से डला गया, कोई बात नहीं। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट। सर ने बताया कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 14 बाद में, ग्रुप 15 बाद में, 16 बाद में, 17 बाद में, 18 बाद में। क्योंकि अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं भाई, तो अकेले यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है नीट में, ठीक है। मतलब कितना? 20 से 24 नंबर तुम्हारा सिर्फ पी ब्लॉक से आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पढ़ाऊंगा ध्यान से सुनते जाओ, ठीक। चलो, ग्रुप 13 एलिमेंट्स में तुम्हारे क्या होते हैं? बोरोन फैमिली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली बोलते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स को। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है बोरोन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली। जो बोरोन होता है वो एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। और जो एल्युमिनियम होता है, इसका जो सेकेंड एलिमेंट, वो क्या होता है? एक मेटल होता है। एक क्या होता है? मेटल होता है। और बाकी जितने भी होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। तो ये याद रखना कि इसमें जो बोरोन है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आते हैं, ठीक है। अभी सर ने बताया कि जो बोरोन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ns2 np1 के फॉर्म में ये लास्ट वाली चीज आ गई। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है ns2np1। क्या होता है? ns2np1। अब मजे की बात क्या है, अगर तुम इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो बोरोन और एल्युमिनियम में s एंड p ऑर्बिटल्स, देखो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। जैसे ही तुम गैलियम पे आए तो गैलियम में यहाँ पे देखो d ऑर्बिटल्स आ गए, यहां भी d आ गए, और यहां भी d आ गए, और यहां तो f भी आ गया,
ठीक है। तो मतलब बोरोन और एल्युमिनियम में बस s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम में d ऑर्बिटल्स का भरना शुरू हो जाता है भाई। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैलियम, बोरोन एंड एल्युमिनियम हैव नोबल गैस कोर, ठीक है, ये तो ठीक है। गैलियम एंड इंडियम हैव नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स एंड थैलियम हैज नोबल गैस प्लस 14f इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10d इलेक्ट्रॉन कोर्स। मतलब क्या हुआ कि गैलियम, इंडियम और थैलियम का जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे D10, मतलब D में 10 इलेक्ट्रॉन है, D में 10 है और यहाँ पे D 10 है, ठीक है। और गैलियम और इंडियम को छोड़ के अगर हम सिर्फ थैलियम की बात करें तो यहाँ पे f ऑर्बिटल में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, सब कुछ हाईलाइट कर लो, सब कुछ अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना भाई। चलो पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में कि जो हमारी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी मैंने एलिमेंट बताया उसमें एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर होता है, एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर होता है। मजे की बात क्या है सर कि आपने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता है, और तो और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी बढ़ता है। लेकिन सर आपने बताया था पीरियोडिक टेबल में कि जो नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ने वाला फैक्टर होता है वो कई ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज। तो नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जब हम लोग आते हैं, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। लेकिन इसमें हमको एक इरेगुलरिटी देखी गई, ठीक है, ये देखी गई। देखो डाउन द ग्रुप हम लोग आएंगे अगर तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग एटॉमिक साइज की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात करें तो देखो 88, 143 बढ़ा, लेकिन फिर घट गया, देखो 135, फिर बढ़ा 167 और 170। मतलब अगर इस चीज की बात करो तो इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी सर ने बताया डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बोरोन, एल्युमिनियम, ये देखो सेम पीरियड में नहीं है, ये ऐसे हैं, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है। ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब ऊपर से नीचे आओगे तो तुम्हारा एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां से यहां बढ़ा, लेकिन यहां से यहां देखो घट गया, यहाँ 143 है, 135 है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया तो भाई कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। तो ये देखा गया कि जो तुम्हारा कहा गया भाई, हाँ, अ डेविएशन कैन बी सीन, ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। ये एक्सेप्शन है, हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। क्यों क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स ऑफर ओनली पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम, consequently the atomic radius of gallium is less than that of aluminium। देखो मजे की बात क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है, सुनो। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो मैंने बताया तुमको, कहाँ बताया, पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया, ठीक है ना। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर याद कर लो, एस पी डी एफ। सबसे ज्यादा अच्छा स्क्रीनिंग एस कर पाता है ऑर्बिटल, फिर पी कर पाता है, फिर डी कर पाता है, फिर एफ कर पाता है। अगर आप एल्युमिनियम और गैलियम की बात करो तो एल्युमिनियम में एस ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अच्छा, तो तुम देखोगे गैलियम में यहाँ डी ऑर्बिटल्स भी आ गए, क्या आ गया, डी ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे आ गए, क्या आ गया तुम्हारे पास, डी ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, ये दिया गया कि इसकी साइज छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। क्यों ऐसा होता है? देखो इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है और इसमें डी ऑर्बिटल्स हैं, तो डी ऑर्बिटल्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि मैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ। जो डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है एस ऑर्बिटल्स के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो होता क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को कम कर देता है डी ऑर्बिटल, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को कम कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एंड न्यूक्लियस में, तो वो अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा, और ज्यादा खींच पाएगा तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा। और घटने की वजह से क्या होगा भाई, घटने की वजह से ये होगा कि उसकी एटॉमिक साइज घट जाएगी, इसलिए इसकी यहां से एटॉमिक साइज घटती है भाई, ठीक है। तो बोरोन के बाद एल्युमिनियम, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर गैलियम, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे ऑर्डर आप देख रहे हो तो बोरोन सबसे छोटा है,
फिर गैलियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर इंडियम, फिर थैलियम आएगा। इसको नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये एक्सेप्शन है, जितने भी एक्सेप्शन है सब बता दूंगा, ठीक है। हाईलाइट करके ट्रिपल स्टार मार के लिख लेना, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं थोड़ा बोरोन के बारे में। होता क्या है ना कि बोरोन बहुत ही ज्यादा रेयर एलिमेंट है, ठीक है। मतलब अर्थ क्रस्ट में उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, वो इजिली पाया ही नहीं जाता है। इट इज ओनली 0.0001% बाई मास इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मतलब बोरोन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो बोरोन है वो बहुत ही रेयर एलिमेंट है। और अगर वो पाया भी जाता है तो मेनली कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। और कौन कौन से कंपाउंड में पाया जाता है? ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। बोरैक्स फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है डायरेक्ट। द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स इज ऑप्शन में रहेगा और आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एंड कर्नाइट Na2B4O7.4H2O, एक इंजीनियरिंग एग्जाम में ये पूछ लिया गया था। द फॉर्मूला ऑफ कर्नाइट इज, कुछ बच्चे निकल के एग्जाम से बोल रहे हैं अरे बाप रे बाप, ऑर्थोबोरिक एसिड तो पढ़े थे, बोरैक्स तो पढ़े थे, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। इसका मतलब क्या कि आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा नहीं। तो ये तीनों का नाम और ये तीनों का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला याद कर लो और नोट्स में लिख लो, और तीनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात क्या है कि इंडिया में जो बोरैक्स है, दैट इज बोरैक्स Na2B4O7.10H2O, वो कहां पाया जाता है? इट ऑकर्स इन फुगा वैली लद्दाख एंड सांबर लेक राजस्थान। पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है कि बताओ इंडिया में बोरैक्स कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो लद्दाख और राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो बोरोन होते हैं उसके दो आइसोटोप होते हैं। जो बोरोन होता है उसका दो आइसोटोप होता है, एक होता है B10 और एक होता है B11। ये दोनों आइसोटोप्स हैं बोरोन के, और जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता होता है वो B11। ये कितना होता है? 81% पाया जाता है और ये 19% पाया जाता है। तो बोरोन का कौन सा आइसोटोप पाया जाता है ज्यादा एबंडेंस में? B11, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम एक मेटल है, तो अगर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बात करूं, सॉरी मोस्ट एबंडेंट मेटल की बात करूं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, तो वो होता है एल्युमिनियम। लेकिन अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करूं तो वो तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है एल्युमिनियम इन द अर्थ क्रस्ट। तो याद रखना कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा जा रहा है तो वो एल्युमिनियम होगा, लेकिन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा जा रहा है तो वो एल्युमिनियम नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ मिनरल्स होते हैं एल्युमिनियम के जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। पहला मिनरल है बॉक्साइट और दूसरा है क्रायोलाइट। ये ज्यादा फेमस है इसलिए इसका दोनों का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, आप मेटलर्जी में पढ़ोगे दोबारा। और क्रायोलाइट का होता है Na3LF6, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के साथ लिख लेना। ये क्या है? एल्युमिनियम के मिनरल्स हैं, ठीक है। और इंडिया में जो एल्युमिनियम है वो माइका के फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में, जहां का मैं रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में, उड़ीसा में एंड जम्मू में। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लेना कि इंडिया में जो माइका है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटका में और उड़ीसा में, 3 स्टेट याद करके रखना। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई कि फॉर्मूला क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब इसमें क्या समझना, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में। फिर से यहाँ पे मजे की बात आ गई, यहाँ फिर एक्सेप्शन देखा गया। देखो, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, देखो ये तुम्हारा क्या है? बोरोन है, ये तुम्हारा एल्युमिनियम है, ये तुम्हारा क्या है? गैलियम है। देख लो यहाँ पे भाई, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? तुम्हारा इंडियम है, ये तुम्हारा इंडियम के लिए है, ये तुम्हारा इंडियम के लिए है, और ये तुम्हारा थैलियम के लिए है, Tl, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है? थैलियम के लिए है। तो तुमको आयनेशन एंथैल्पी की क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का तुमको ऑर्डर चाहिए, तुमको देखना है। तो देखेंगे यहाँ पे, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सर ने बताया कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो मतलब कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे घट जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे घट जाएगा। तो आयनेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 801 से 507 आया, घटा। 577, सॉरी 560 बोला, 577 आया, घटा।
577 से 579 हो गया, देखो बढ़ गया, घटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर घटा 558, उसके बाद फिर बढ़ गया भाई 589। देखो ये इरेगुलरिटी है, इस इरेगुलरिटी को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? एटॉमिक साइज तो नीचे बढ़ रहा है बहुत, तो आयनिसन एंथैल्पी लगातार घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, द डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन साइज। बेरिलियम बोरोन से, बेरिलियम बोल रहा हूँ, सॉरी, बोरोन से एल्युमिनियम तक जब हम लोग आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आयनिसन एंथैल्पी घटनी चाहिए, तो जो कि बिल्कुल हो रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, मतलब यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड है। क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पे? इसलिए हो रहा है, द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयनिसन एंथैल्पी वैल्यूज between aluminum and gallium and between इतना and India are due to inability of D and F electrons which have low screening effect to compensate the increase in nuclear charge। इसमें क्या मजे की बात है कि जैसे ही हम लोग अल्युमिनियम से गैलियम में आ रहे थे, तो आपने ये देखा कि डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे आ जा रहे थे गैलियम में, तो डी ऑर्बिटल्स जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को बहुत ही कम कर दे रहे थे, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा था, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अब निकालने में ज्यादा कठिनाई होगी, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयनिसन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयनिसन एंथैल्पी बढ़ जाती है, तो क्या होगा कि गैलियम का आयनिसन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है इसी कारण, ठीक है। फिर गैलियम में भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इंडियम में भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे तो फिर क्या हुआ, घटा, ठीक है। उसके बाद इंडियम से जब हम लोग थैलियम में आते हैं तो क्या होता है कि थैलियम के पास डी ऑर्बिटल्स तो होते ही होते हैं और एफ ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सर ने बताया था कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है इन कॉम्बिनेशन टू सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे सिर्फ डी ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे डी एंड एफ ऑर्बिटल्स दोनों है, तो ज्यादा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट कौन शो करेगा, डी एंड एफ, जहां पे दोनों है, ठीक है, जहां पे दोनों, अभी मैंने बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। और जहां पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा दिक्कत होगी, तो वहां पे आयनिसन एंथैल्पी उसकी बढ़ जाएगी। इसलिए यहां से यहां पे आने में आयनिसन एंथैल्पी देखो बढ़ जा रही है, 558 से 589 आ जा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करोगे आप लोग, तो सबसे ज्यादा आयनिसन एंथैल्पी किसकी है, बोरोन की, फिर किसकी है, गैलियम की सॉरी सॉरी, सबसे ज्यादा आयनिसन एंथैल्पी बोरोन की है, फिर किसकी है, हेलियम की है, उसके बाद फिर किसकी 589, फिर किसकी है, गैलियम की है, उसके बाद किसकी है, एल्युमिनियम की है, और फिर किसकी है, इंडियम की है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताया हूं और आयनिसन एंथैल्पी का जो ऑर्डर बताया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, तो बच्चे एक्सेप्शन जनरली याद नहीं कर पाते हैं, और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। तो आपको नीट में पूछा जाएगा तो गलती मत करके आना। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट आयनिसन एंथैल्पी किसकी है, देखो वो है इंडियम की, और सबसे हाईएस्ट किसकी है, बोरोन की। किसकी है, बोरोन की। तो आप याद कर लेना, होप कि आप नोट्स में डाल ली होगी और आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज होता है बोरोन टू एल्युमिनियम और फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से होना क्या चाहिए था कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटना चाहिए, क्या चाहिए, घटना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से 1.5 आया, घटा, लेकिन 1.5 से 1.6 बढ़ गया, फिर बढ़ गया, और फिर यहाँ पे बढ़ गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तो ठीक है, इसमें भी sp ऑर्बिटल्स हैं और इसमें भी sp ऑर्बिटल्स हैं, बोरोन और एल्युमिनियम में। गैलियम और इंडियम में क्या होता है कि d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और थैलियम में क्या हो जाता है, d एंड f ऑर्बिटल्स दोनों आ जाते हैं पुअर शिल्डिंग इफेक्ट देने के लिए, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो 1.8 हो जाता है इसका क्या, हेलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सर ये वैल्यूज याद रखनी है क्या, नहीं, वैल्यूज याद नहीं रखनी है आपको, आपको बस एटॉमिक रेडियस और आयनिसन एंथैल्पी का जो भी ऑर्डर है रीजन के साथ आपको याद रखना है, मैंने समझाया, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
सिलेबस में है तो आपको मैंने बता दिया, मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता हूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये तो आपको याद करना है। जो बोरोन होता है वो एक नॉन मेटल होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है बोरोन इज नॉन मेटालिक इन नेचर। अब मजे की बात क्या होता है कि बोरोन का कलर होता है ब्लैक, इट इज अ ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ठीक है, और जो बोरोन होता है वो अपने इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, बोरोन अपने इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा बोरोन के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, आपको समझ में आएगा कि बोरोन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉप्स पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रॉप्स पॉसिबल हैं। ठीक है ना। अच्छा अब मजे की बात क्या है कि जो बोरोन फैमिली में गैलियम होता है ना, इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कुड आल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है कि बताओ बोरोन फैमिली का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि गर्मी में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है, गैलियम है भाई, गैलियम है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने लायक। हाँ, अब मजे की बात क्या है कि अगर कोई भी क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, अगर कोई भी सॉलिड का क्रिस्टलाइन लैटिस होता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है बोरोन, उसके वजह से क्या होता है कि बोरोन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। सर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सर प्लीज बता दो हमें। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बोरोन। तो लिखा रहेगा बोरोन इज अ मेटल, लिखा रहेगा बोरोन एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, तो ये तो सही है, बोरोन हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बाकी दोनों तो सही है, पहला वाला क्या गलत है, क्योंकि बोरोन इज अ मेटल नहीं, बोरोन इज अ नॉन मेटल, तो उसको आप टिक मार दोगे, क्योंकि क्या पूछा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बोरोन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना भाई इनऑर्गेनिक में, क्योंकि हर चीज पढ़ोगे ना भाई तो पागल हो जाओगे और फिर बोलोगे इनऑर्गेनिक बोरिंग है और इसमें स्कोर नहीं किया जा सकता और हटाओ इसको साइड में। नहीं, इनऑर्गेनिक तो यार सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आता है, बस टिक मारना रहता है, ज्यादा सोचना भी नहीं। फिजिकल में तुमको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको बनाना है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बनाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको क्या करना है, मैकेनिज्म पूरा याद रखना है। लेकिन इसमें क्या करना है भाई, बस नोट्स मेरे पढ़ के चले जाना, यकीन मारो एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे, हम लोग बोरोन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देखो जो बोरोन होता है, और यहाँ बोरोन हुआ, तुम्हारा एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया। बोरोन का सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है इसमें, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से जब हम लोग नीचे जाते हैं तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बोरोन इसमें सबसे छोटा होता है, बोरोन इसमें सबसे छोटा होता है। बाकी सभी कोवैलेंट कंपाउंड्स तो बनाते हैं, लेकिन जो, सॉरी, कोवैलेंट बोला, आयनिक कंपाउंड्स तो बनाते हैं, लेकिन जो बोरोन है सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है। क्यों, क्योंकि इसको B3+ आयन में चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कैसे, देखो अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1 होता है, तो ये इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल तो हम लोग लेते हैं, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत ही पकड़ के रखता है, तेजी से क्या रखता है, बहुत ही तेजी से पकड़ के रखता है, इसलिए इसका B3+ आयन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है बोरोन का। इसलिए बोरोन जो है वो मेनली कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन बाकी जो भी है वो आयनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड से बना सकते हैं, लेकिन बोरोन मेनली फॉर्म, मोस्ट ऑफ द टाइम बोरोन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो इसके छोटे साइज के वजह से होता क्या है कि इसकी एनेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होती है B3+ आयन तक बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इट फोर्सेस बोरोन टू फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत रेयर केस में आयनिक कंपाउंड्स बनाता भी है, इसलिए मैंने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम बोरोन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। तो आपसे पूछा जाता है बोरोन फैमिली में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, तो वो कौन है, बोरोन है। ठीक है, अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि जैसे ही हम लोग बोरोन से एल्युमिनियम जाते हैं और उसके नीचे जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको Al3+ में चेंज करना, इसको Ga3+ में चेंज करना और इसको इंडियम 3+ में चेंज करना और इसको
इसको 3+ में चेंज करना ज्यादा आसान होते जाता है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड्स बना पाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ भाई, पूरा बुक का रीडिंग मार के समझाऊंगा ना तो इनऑर्गेनिक पागल हो जाओगे। जैसे बोल रहा हूँ बस नोट्स बना लो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आया। अच्छा, अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखो, ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में बी इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। ठीक है, in fact in gallium indium tedium both +1 and +3 oxidation states are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements aluminum, gallium, indium and thallium. In thallium +1 oxidation is predominant, whereas the +3 oxidation state is highly oxidizing character. The compounds in +1 oxidation state as expected from energy conservation are more ionic than known in +3 oxidation state। बाप रे बाप, क्या समझा दिए सर। देखो मैं तुमको ये बता रहा हूं, तुमको मैं ये बता रहा हूं कि जो बोरोन है, वो जो बोरोन है, ठीक है ना, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अपना दिखाता है, +3 दिखाना इसको मुश्किल होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, गैलियम की बात करूं, इंडियम की बात करूं और थैलियम की बात करूं, थैलियम की बात करूं, ये सभी जो हैं वो +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। बोरोन क्या है, सिर्फ +1 दिखाता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो +1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, वो बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? होता है क्या है कि जब हम ग्रुप के नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ये देखा गया। ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं। मतलब जितना ही बड़ा साइज होते जाएगा ना किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाएगा। उस इनर्ट पेयर इफेक्ट को क्या बोलते हैं कि जो उसमें जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कम करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो हमारी साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2 NP1 बोरोन फैमिली का, तो जो NH2 आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ p ऑर्बिटल्स कर पाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। इसलिए क्या होता है कि डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, ये ऑर्डर बहुत बार पूछ चुका है भाई अलग अलग एग्जामिनेशन में, कि बताओ कि +1 का जो तुम्हारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो तुम्हारा स्टेबिलिटी है, वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, तो डाउन द ग्रुप ये ऑर्डर होता है, याद कर लेना। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि इस थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, +3 भी होता है। बोरोन क्या दिखाता है, बस +1 दिखाता है, +3 नहीं दिखाता है। ठीक है ना, बाकी +1 +3 सब दिखाते हैं, लेकिन ये थैलियम की बात क्या होती है, +1 +3 तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन इसमें जो +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है थैलियम का, मतलब ये +1 भी दिखाएगा और +3 भी दिखाएगा, लेकिन थैलियम में जो +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब जो थैलियम है वो मैक्सिमम टाइम +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और मजे की बात क्या है कि जो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होते हैं कंपाउंड्स, वो ज्यादा आयनिक होते हैं इन कंपेरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेरिजन में। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें यह याद रखना है स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या याद रखना है कि बोरोन सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और बाकी सब आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। थैलियम में +1 और +3 दोनों होता है, और प्रीडोमिनेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 होता है, +1 होता है। यहाँ पे देखो इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, समझ में आया, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो वो BF3 बनाता है, ये कहां मैंने पढ़ाया, ये मैंने पढ़ाया तुमको कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग बना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, BF3 या फिर BCl3 की बात करूं तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। ठीक है, तो BCl3 देखो यहाँ बना है, BCl3, ठीक है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब मजे की बात क्या है कि देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर। ठीक है, तो बोरोन के राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 2 4 2 6।
कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, क्योंकि ऑक्टेट अगर कोई पूरा एलिमेंट पूरा कर लिया तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है। ये मैंने बताया केमिकल बॉन्डिंग में, हमको तो याद है सर। अरे बोलो झमाझम, ठीक है, अरे बोलो झमाझम, मजा आना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये क्या चाहता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो मजा आ जाए, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो बी टीएल टीएल और यहाँ पे सीएल। लेकिन देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2 3। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये 3 इलेक्ट्रॉन दे के अपना बॉन्ड बना चुका है, तो बोरोन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अब इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा। तो ये बोलता है भाई मुझे भीख दे दो, NH3 को अगर तुम इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो NH3 के पास यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कहाँ से आ गया सर, अरे भाई मतलब कि तुमने मेरा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नहीं देखा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर क्या होता है, तो ये क्या बोलता है, ये नाइट्रोजन क्या बोलता है, ठीक है, मैं तुमको अपना लोन पेयर दे सकता हूँ, लेकिन बोरोन पहले तुमको भीख मांगनी पड़ेगी। तो बोरोन भीख मांगता है, बोलता है भाई मेरा प्लीज ऑक्टेट पूरा कर दो। ये क्या बोलता है NH3 की, मैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रख देता हूँ, ये बीच में रख देता हूँ, और हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा भी है और तुम्हारा भी है, ठीक है। और अगर कभी भी ऐसा बॉन्ड बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग शो करते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर तो दोनों एटम की वजह से किया जा रहा है, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम डोनेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट डोनेट कर रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता था, एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देता था, दूसरा एलिमेंट भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता था, तब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता था। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब एक एलिमेंट अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में हो, ठीक है। तो जो देता है, ठीक है, उस साइड ऐसे हम लोग दिखाते हैं, और जो लेता है उसको हम लोग एरो दिखाते हैं, तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो BCl3 में और NH3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब जैसे ही देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनने का तरीका अलग अलग है, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है कि एक एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और क्या होता है, एक एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन दोनों एलिमेंट मिलकर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जैसे एक बार बन गया ना भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग स्ट्रक्चर में दिखाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड की तरह भी दिखा देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का देखो बनने का अलग अलग तरीका है, लेकिन दिखाने का तरीका सेम होता है इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। इसीलिए देखो हम जो एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया है। बल्कि अगर डिटेल में बात करें तो ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जो N है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया हुआ है, ठीक है, बोरोन को, तो वो जो लोन पेयर है वो दोनों में शेयर हो रहा है। डोनेट कौन किया है, सिर्फ एक एलिमेंट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये पूछा जाता है कि बताओ जब BCl3 NH3 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो बनता है BCl3.NH3, और ये जो BCl3.NH3 बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब देखो BCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड। BCl3 क्या है, एक लेविस एसिड है, और NH3 क्या है, दे रहा है, ये क्या है, लेविस बेस है, लेविस बेस है। अगर ये समझ में नहीं आया भाई तो मेरा इक्विलिब्रियम का चैप्टर देखो, सब कुछ समझ में आना चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ सब कुछ सीक्वेंस वाइज देखो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज देखो। अब मजे की बात क्या है, अगर मैं AlCl3 की बात करूं, देखो AlCl3 की बात करूं, ठीक है, AlCl3 की बात करूं, तो आप बोलोगे सर यहां भी तो AlCl3 में क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां भी तो सर अल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा सर, देखो ये क्या करता है कि देखो क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका लोन पेयर होगा, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है ना, यहाँ भी क्लोरीन है, इसका भी लोन पेयर होगा 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, क्लोरीन भाई मैं तुमको भीख दे सकता हूँ, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर में, बस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैं यहाँ बीच में रख देता हूँ, और हम लोग एक दूसरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो एल्यूमिनियम भीख मांगता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं। ये क्लोरीन क्या बोलता है, मैं अपने बीच में रख देता हूँ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, और मैं क्या करूंगा, तुमको भीख दे देता हूँ एल्यूमिनियम, तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये जो शेप बनता है कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं हम लोग, डाइमर बोलते हैं। देखो ये जो बॉन्ड है तुम्हारा, ये
ये जो बॉन्ड है और तुम्हारा ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है। लेकिन एक बार जैसे ही बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को पेपर पे हम लोग सेम दिखा सकते हैं। तो हम लोग सेम दिखा सकते हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जो AlCl3 है वो अपना, जिसमें एल्युमिनियम है, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, दैट इज अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। कैसे? डाइमर बना के। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि AlCl3 अचीव्स स्टेबिलिटी बाई फॉर्मिंग अ डाइमर। यस इट इज डाइमर। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि बताओ AlCl3 में जो AlCl जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो 101 डिग्री। और Cl जो एंगल होता है कितना होता है, 79 डिग्री। एंड Cl ये एंगल कितना होता है, 118 डिग्री। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना रहेगा, ये दिखा रहेगा कि एक्स एंगल है, वाई एंगल है, जेड एंगल है। तो बताओ इसकी वैल्यूज क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। और मजे की बात क्या है कि देखो ये जो AlCl बॉन्ड लेंथ है और यहाँ जो AlCl बॉन्ड लेंथ है वो दोनों डिफरेंट है। तो ये भी पूछा जाता है, बताओ ये दोनों, ये पूरा स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा बताओ ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है क्या, ये एक्स बॉन्ड लेंथ है, वाई बॉन्ड लेंथ है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन वाई। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि ये वाला जो, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन एक्स बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ बता रहा हूं भाई, सब कुछ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं भाई। ठीक है, चलो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू में मैंने डाल दिया, बस एनसीईआरटी में था तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी के बारे में, कि जो बोरोन फैमिली होता है वो जब उसको एयर में रख दोगे तो भाई कैसा रिएक्ट करता है वो। अभी सर ने बताया कि बोरोन मेनली क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो जब बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना, तो वो अनरिएक्टिव होता है, मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करता है। और अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें, तो जैसे ही तुम एल्युमिनियम को एयर में रखते हो तो वो Al2O3 बना लेता है अपने सरफेस पे। और जैसे ही ऑक्साइड बन जाता है उसके सरफेस पे, तो वो फर्दर रिएक्शन को रोक देता है। इसका मतलब क्या, कि बाकी जो एल्युमिनियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास Al2O3 का ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। मजे की बात ये है। लेकिन अगर बोरोन को तुम एमॉर्फस फॉर्म में लोगे, तो वो O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो बना क्या देता है, B प्लस O2 क्या बना देता है, B2O3 बना देता है, B2O3 बना देता है। लेकिन अगर तुम इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिए तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसको कौन से फॉर्म में लेना होगा, एमॉर्फस फॉर्म में लेना होगा। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म B2O3। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म लोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। अब मजे की बात क्या है, जो ये B2O3 बनता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और जो एल्युमिनियम एंड गैलियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एम्फोटेरिक होते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, मतलब कि मैं तुमसे क्या बोलूं कि अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करता है O2 से तो ये क्या बनता है, Al2O3 बनता है। और गैलियम जब रिएक्ट करता है O2 से तो ये क्या बनता है, Ga2O3 बनता है। ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं एल्युमिनियम एंड गैलियम के, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। पूछा जाता है भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड जितने भी होंगे एल्युमिनियम के और गैलियम के, सब एम्फोटेरिक होंगे। लिख लेना, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतनी चीजें समझने लायक थी कि बोरोन फैमिली एयर के टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एसिड के साथ और एल्कलीज के साथ कैसा रिएक्शन होता है। बोरोन जो होता है वो एसिड और एल्कलीज से रिएक्ट ही नहीं करता मॉडरेट टेम्परेचर पे भी। ठीक है, मतलब 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड भी रख दोगे टेम्परेचर, तब भी बोरोन जो है वो एसिड्स एंड एल्कलीज से रिएक्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो एल्युमिनियम की बात करें तो एक इसका स्पेशल रिएक्शन होता है एल्कली के साथ, कि जब वो एल्युमिनियम जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बना देता है टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्युमिनियमेट 3। इसको याद रखना, विथ रिलीज ऑफ H2, विथ रिलीज ऑफ H2। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि जब एल्युमिनियम को हम लोग एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं, दैट इज एक्वस। एक्वस मतलब जहां भी एक्वस आ जाए मतलब समझ जाना क्या, वाटर। एक्वस एल्कली NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, X बनता है प्लस Y बनता है। बताओ X और Y क्या है। X क्या है तुम्हारा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्युमिनेट 3, और क्या है, H2 वाटर है। सॉरी, H2 वाटर बोला, H2 क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये आएगा, तो इस रिएक्शन को नोट कर लो और इस रिएक्शन को याद भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाऊंगा, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा। बोलोगे सर ये तो पूरा छोड़ दिए सर, कुछ जरूरत नहीं है भाई, कुछ जरूरत नहीं याद रखने की। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यकीन करो अपने सर पे। ठीक है,
इनऑर्गेनिक में अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे ग्रुप, बहुत कुछ पढ़ना है अभी आपको। हर एक छोटी छोटी चीज पढ़ोगे ना भाई तो पागल हो जाओगे। क्या छोड़ना है इनऑर्गेनिक में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर पे भरोसा रखो और बस आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हेलोजन से कैसे रिएक्ट करता है। हेलोजन से कैसे रिएक्ट करता है हमारा बोरोन फैमिली। अब मजे की बात क्या है, यहाँ पे तुम देखोगे कि जो बोरोन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हेलोजन से रिएक्ट करते हैं एक्सेप्ट थैलियम आयोडाइड। एक्सेप्ट थैलियम आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मजे की बात क्या है कि ई जो है वो तुम्हारा क्या है, बोरोन फैमिली है। मतलब अगर तुम मान लो यहाँ पे क्या ले लेते हो, ई के जगह तुम बी ले लेते हो, तो बी प्लस अगर यहाँ पे F2 होगा तो यहाँ बना जाएगा BF3 बना देगा यहाँ। अगर मैं क्या यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ गैलियम ले लूँ, गैलियम प्लस F2 मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा, GaF3 बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि जो थैलियम होता है ना, जो थैलियम होता है वो भी रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा TlI3, ठीक है, दैट इज थैलियम आयोडाइड बनाएगा। लेकिन ये सब ट्राई हेलाइड्स होते हैं, ये सब ट्राई हेलाइड्स होते हैं, ये ट्राई हेलाइड नहीं होता। बाप रे बाप, ट्राई हेलाइड मतलब क्या होता है सर? देखो प्यार मोहब्बत और प्रेम से समझाता हूँ। देखो ट्राई हेलाइड मतलब क्या होता है कि जो बोरोन है उसका स्ट्रक्चर बनाओगे बोरोन फ्लोराइड का, तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है BF3। गैलियम फ्लोराइड का बनाओगे तो ये GF3 ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ट्राई हेलाइड्स हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि गैलियम के साथ 3 हेलाइड्स जुड़े हुए हैं, बोरोन के साथ 3 हेलाइड्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलाइड। लेकिन थैलियम हेलोजन के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन जो थैलियम आयोडाइड बनता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है Tl प्लस और यहाँ पे I माइनस, I माइनस। थैलियम के साथ आयोडीन नहीं जुड़ा होता है इसमें। देखो यहाँ पे बोरोन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, गैलियम के साथ यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ थैलियम के साथ आयोडीन नहीं जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये जुड़ा होता है खुद के आयोडीन एटम से, खुद के आयोडीन एटम से। और I3 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने शायद आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया भी था। तो जो थैलियम आयोडाइड होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो वो ट्राई हेलाइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है नोट करना, नोट कर लेना कि जो भी हेलाइड्स होते हैं सब ट्राई हेलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट थैलियम हैलाइड, एक्सेप्ट थैलियम हैलाइड। ठीक है, जो थैलियम हैलाइड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और वो एनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी क्या होते हैं, ट्राई हेलाइड्स होते हैं। समझ में आया बच्चों? अच्छा अब देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, प्यारा सा सॉल्व किया हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, एमसीक्यू बना के, कि जब हम लोग AlCl3 को एनहाइड्रस AlCl3, मतलब इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, इसको जब आप लोग क्या करोगे, एक बोतल में रख दो, एक प्यारे से बोतल में रख दो, क्या रख दो, AlCl3 रख दो, तो आप ये देखोगे कि इसके बोतल के नेक पे व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं, धुआं धुआं हो जाता है भाई। ठीक है, वो क्यों होता है? मजे की बात क्या है कि जो AlCl3 है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, HCl गैस बना देता है। क्या बना देता है? वो HCl गैस बना देता है। इस HCl गैस के व्हाइट फ्यूम्स आपको बोतल के ऊपर में दिखते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके HCl गैस बनाता है, और HCl गैस जो है वो व्हाइट कलर होता है, उसके फ्यूम्स आपको बोतल के नेक पे दिखते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। तो अब हम लोग देखेंगे बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में। क्या देखेंगे? बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में। अगर ग्रुप 13 से क्वेश्चन आता है नीट में तो इसका 99% चांस है कि वो इसी टॉपिक से आएगा, दैट इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन से ही आएगा। ठीक है, हमारे पास 3 कंपाउंड है जो कि इंपॉर्टेंट है बोरोन के, वो पढ़ना है हमें, और वो तीनों का हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछता है सब कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है बोरोन का वो है बोरैक्स। बोरैक्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोरैक्स होता है सबसे पहले तो इसी का फॉर्मूला पूछ लेता है, द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स इज, तो ये ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। बोरैक्स की बात करें अगर हम तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ना कि एमरफस होता है। ठीक है, और किस कलर का होता है
तो ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7.10H2O। इतना हमको समझ में आया। मजे की बात क्या है कि जब गौर फरमाया गया तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसका जो रियल फॉर्मूला है, वो ये देखा गया कि वो ये है Na2B4O5OH4.8H2O। तो बोलोगे सर, अगर मान लो नीट में आ गया और ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है और बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो हम किस में टिक मारेंगे? तो आप इसमें टिक मार देना कि बोरैक्स का जो मोर करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है Na2B4O5OH4.8H2O। और अगर ये भी मेंशन है और ये भी लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, और ए में ये है और बी में ये है, तो बोथ ए एंड बी में टिक मार देना। तो बोरैक्स का ये वाला भी फॉर्मूला है और बोरैक्स का ये वाला भी फॉर्मूला है। अब मजे की क्या बात है कि इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हो, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अगर ध्यान से देखते हो तो 8H2O को हटा दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? देखो 2Na प्लस प्लस B4O5OH होल 4 2 माइनस, ठीक है, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज पूरी, ये वाली चीज, ये वाली पूरी चीज, ठीक है, वो चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूं। मतलब भले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दो और फिर इसको आयन फॉर्म में आप तोड़ना चाहो तो आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, हम लोग बोलते हैं बोरैक्स में ये टेट्रा न्यूक्लियर है। क्या है? टेट्रा न्यूक्लियर है। इसका मतलब सर स्ट्रक्चर बताऊंगा तो समझाता हूं तुमको, ठीक है ना। मतलब बोरैक्स के फॉर्मूले में, बोरैक्स के फॉर्मूले में ये वाला जो पार्ट है वो पाया जाता है, ठीक है। वो कैसी शेप का होता है? टेट्रा न्यूक्लियर होता है। कैसा होता है? टेट्रा न्यूक्लियर होता है। B4O5OH4 होल 2 माइनस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कहीं कहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया नहीं है। देखो बी लिखो यहाँ पे, बी लिखो यहाँ पे, बी माइनस लिखो यहाँ पे और बी माइनस लिखो यहाँ पे। सब में सिंगल बॉन्ड ओ जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड ओ जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड ओ जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड ओ जोड़ दो। फिर इस बी माइनस में और यहाँ पे बी माइनस, इस बी माइनस में एक सिंगल बॉन्ड ओ और जोड़ दो और यहाँ पे OH जोड़ दो और यहाँ पे OH जोड़ दो। ये स्ट्रक्चर होता है B4O5 B4O5OH होल 4 का। टेट्रा न्यूक्लियर क्यों बोला जा रहा है? टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, और न्यूक्लियर मतलब क्या? न्यूक्लियस। बी 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 बी, ये जो 4 बोरोन है वो न्यूक्लियस की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स इसको बोलते हैं। तो सर क्या समझे इसमें? आपको ये समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस कलर का होता है बोरैक्स, इसका मोर करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, और इसमें B4O5OH होल 4 2 माइनस क्या होते हैं? टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होते हैं। मतलब क्या? इसमें पाए जाते हैं ये चीज, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है B4O5OH होल 4 2 माइनस का स्ट्रक्चर, लेकिन आप कॉपी में बना लेना। अब मजे की बात क्या है कि अगर आप बोरैक्स को अगर आप 7H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे, याद रखना इसको, अगर इसको Na2B4O7 को जब आप यहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दो, दैट इज 10H2O हटा दो, और जब आप रिएक्ट कराओ 7H2O के साथ, इसके साथ 7H2O के साथ रिएक्ट करवाओ, यहाँ पे 2H2O लोगे, 4H2O लोगे तो केमिस्ट्री बदल जाएगी, कुछ और आएगा यहाँ पे। लेकिन आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है? जब 7 मोल्स ऑफ H2O के साथ बोरैक्स को या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा के रिएक्ट करवाओगे तो आप क्या क्या बनता है? NaOH बनता है एंड H3BO3 बनता है। और इस H3BO3 को हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस H3BO3 को लिखने का एक और तरीका होता है BOH होल 3। तो H3BO3 बोले या फिर BOH होल 3 बोले, दोनों का मतलब सेम है। इस चीज का ध्यान में रखना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना है कि जब बोरैक्स को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा क्या क्या बनता है। अब देखो मजे की बात क्या है कि जो NaOH होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो H3BO3 का है वो एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, जिसके वजह से नेट रिजल्ट क्या होगा कि सॉल्यूशन बेसिक होगा, दैट इज अल्कलाइन होगा। इसलिए जब आप बोरैक्स को वाटर में रिएक्ट करवाते हो तो आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन बन जाता है। किसके वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई। चलो अब हम अगर बोरैक्स को दैट इज Na2B4O7.10H2O को अगर हम लोग हीट करते हैं, पहली बार हीट करेंगे तो हमारा बनता है सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा याद करना है आपको, ठीक है। जब सोडियम मेटाबोरेट बनता है तो जब अब लोग हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? NaBO2
प्लस B2O3, और इस B2O3 को हम लोग बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं हम इसको? बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, देखो कि जब तुम सोडियम मेटाबोरेट को दैट इज Na2B4O7 को जब हीट करते हो तो तुम्हारे पास एक ग्लास बीड बनता है, जो कि ग्लास टाइप का दिखता है। एक्चुअली जब Na2B4O7 को आप हीट करते हो ना तो ये क्या करता है, पिघल जाता है और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जब वो लिक्विड जमता है ना, जब वो लिक्विड जमता है तो ग्लास की तरह से जम जाता है, ग्लास अपीयरेंस उसके पास होता है, ग्लास की तरह वो दिखता है। ठीक है, क्या दिखता है? ग्लास की तरह दिखता है वो। ठीक है ना? अच्छा, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि जो भी ग्लास बीड आपका बनता है, जो भी आपका ग्लास बीड बनता है, जैसे मतलब क्या, उसका अपीयरेंस ग्लास की तरह होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? NaBO2 प्लस B2O3। B2O3। अब जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दैट इज CO2 प्लस Ni2 प्लस, ठीक है, ये सब जो होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, होता क्या है कि जब ये तुम्हारा ग्लास बीड बना तो इसमें कौन सा एलिमेंट है? बी है। क्या है तुम्हारा? बी है, बोरोन। और ये कहां से बना है? स्टार्टिंग में बोरैक्स से बना है। तो इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट। क्या हम लोग बोलते हैं? बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना? अच्छा, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है? जैसे मान लो तुमको CO2 प्लस का डिटेक्शन करना है, तो CO2 प्लस का जो भी मेटाबोरेट बनेगा ना, जो भी मेटाबोरेट बनेगा उसका क्या होगा? एक पार्टिकुलर कलर होगा। तो अगर आप एक उसका मोटा बोरेट बना लो और एक आपका पार्टिकुलर आ जाए कलर, तो आप ये बता सकते हो कि ये ट्रांजिशन मेटल CO2 प्लस है। आपको कलर पहले से पता होता है कि मैं आपको चार्ट दिया रहेगा कि हाँ इसका मेटाबोरेट का ये कलर होता है, तो वो कंपाउंड आपका बना और वो मेटाबोरेट उस कलर का हुआ तो उसमें समझ जाना कि CO2 प्लस है। मजे की बात क्या है, जब ग्लास बीड के साथ हम लोग COO, ठीक है, COO का रिएक्शन करवाते हैं। देखो ये COO का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? बोरैक्स का। व्हेन बोरैक्स इज हीटेड इन अ बंसन बर्नर फ्लेम विद CO ऑन लूप ऑफ प्लैटिनम वायर। मतलब जब इस बोरैक्स को तुम क्या करोगे? एक फ्लेम के साथ कॉपर बोलो, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे और साथ ही साथ उसमें प्लैटिनम का वायर डाल दोगे तो आपका क्या बनता है? अ ब्लू कलर्ड COBO2 होल 2 बीड इज फॉर्म। तो जब ये COBO2 होल 2, इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता रहेगा, लेकिन आपको पता रहेगा कि आपका जो बोरेट बना है अगर वो ब्लू कलर का है, तो क्या होना चाहिए? वो CO2 प्लस होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बोरैक्स बीड टेस्ट हमारा इट इज यूज्ड इन द कलर डिटेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल है इससे हम लोग पहचाना जा सकता है, हम लोग उसको पहचान सकते हैं। समझ में आया आपको बच्चों? मतलब यहां से हमको क्या देखना है कि बोरैक्स को हीट करते हैं, बोरैक्स को अगर हम लोग हीट करते हैं, बोरैक्स को हम लोग जब हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? सोडियम मेटाबोरेट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम मेटाबोरेट को हीट करते हैं तो NaBO2 प्लस B2O3 बनता है। B2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। सोडियम मेटाबोरेट को जब हम लोग हीट कर दिए तो ये जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? ग्लास बीड बनता है। क्या बनता है? ग्लास बीड बनता है, जो कि एक लिक्विड होता है। जब लिक्विड जम जाता है तो उसमें क्या होता है? B2O3 भी होता है और NaBO2 भी होता है। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरैक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। और ये बोरैक्स बीड टेस्ट है वो ट्रांजिशन मेटल के डिटेक्शन में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि बोरैक्स को हम लोग फ्लेम के साथ, ठीक है ना, फ्लेम के साथ जलाते हैं बोरैक्स को, ठीक है ना, और उसमें, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड डाल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड डाल देते हैं प्लैटिनम वायर के साथ साथ। तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का कुछ ना कुछ कलर होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कलर होता है। तो जो भी मेटाबोरेट बनता है हम लोग चार्ट से देख लेते हैं कि कौन से कलर का वो बना है, तो उसमें लोग पहचान सकते हैं कि वो कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, वो कौन सा ट्रांजिशन मेटल है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि जब बोरैक्स को हम लोग फ्लेम में जलाते हैं और उसमें कॉपर बोलो, कोबाल्ट ऑक्साइड डाल देते हैं और प्लैटिनम वायर डाल देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ब्लू कलर का मिलता है COBO2 होल 2 बीट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार एग्जामिनेशन में कि बोरैक्स को जब हम लोग हीट करेंगे CO कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ प्लैटिनम वायर में डाल के, तो बताओ एक ब्लू कलर कंपाउंड बनता है, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है कोबाल्ट मेटाबोरेट, COBO2 होल 2। समझ में आया बच्चों?
समझ में आया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। इस ऑर्थोबोरिक एसिड को हम लोग बोरिक एसिड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना भाई, एग्जाम अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो। ऑर्थोबोरिक एसिड को क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड बोलते हैं। अरे बोलो झमाझम, एकदम बोलो झमाझम झमाझम झमाझम, एनर्जी कम हो रही है, बोलो झमाझम। ठीक, चलो, ऑर्थोबोरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। बोलो सर प्यार मोहब्बत और प्रेम से, आगे बताओ सर, इतना हमको समझ में आ गया। ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करें तो उसका H3BO3 फॉर्मूला होता है, अभी सर ने बताया, और वो भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और मजे की बात क्या है कि जब तुम बोरिक एसिड को छुओगे तो आपको साबुन जैसा फीलिंग आएगा, दैट इज इट हैज ए सोपी टच। और अगर हम लोग इसको कोल्ड वाटर में डालते हैं बोरिक एसिड को, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड को, तो वो स्पैरेंगली सोलुबल होता है, इट इज स्पैरेंगली सोलुबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में वो पूरी तरीके से घुलता नहीं है। लेकिन मजे की बात क्या है, अगर उसको गर्म पानी में घोल दोगे ना भाई, तो वो हाईली सोलुबल होता है। ऑर्थोबोरिक एसिड के प्रॉपर्टीज बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो जो अंडरलाइन करूंगा, जो जो बोलूंगा, जो जो लिखूंगा, जो जो हाईलाइट करूंगा, सबके बेसिस पे नोट्स बनाते जाना। अब मजे की बात क्या है कि जब Na2B4O7 को आप HClH2O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका बोरिक एसिड बनता है। तो सर क्या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत इसमें नहीं है, मतलब इस रिएक्शन में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि जो तुम्हारा ऑर्थोबोरिक का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा कमाल का, वो बड़ा कमाल का होता है। देखो ये स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी से मैंने दिया हुआ। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि देखो BO है, यहाँ पे जो डॉट डॉट बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे देखो जो डॉट डॉट बना है, यहाँ पे, यहाँ भी डॉट डॉट बना है और यहाँ भी डॉट डॉट बना है। यहाँ देखो, ये देखो BO यहाँ भी डॉट डॉट बना हुआ है इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ भी डॉट डॉट बना हुआ है और यहाँ भी डॉट डॉट बना हुआ है। मतलब कि H3BO3 में जो 3 बीओ बॉन्ड्स हैं, देखो 3 बीओ बॉन्ड्स हैं, उसमें से हर एक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने कि केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं डॉट डॉट लाइन से। तो आप ये देखोगे कि H3BO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब H3BO3 को आप वाटर में डाल दोगे तो इट पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर और डाइल्यूट एसिड ऑफ मोस्ट बोरोन कंपाउंड्स। इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लानर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये स्ट्रक्चर बना लेना और लिख लेना कि इसमें जो BO3 यूनिट्स हैं, अभी मैंने बताया, देखो ये BO3, ठीक है, वो कहाँ है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, दीज आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो जितना अंडरलाइन किया हूं और जितना एक्सप्लेन किया हूं और जो भी स्ट्रक्चर है नोट्स में डाल लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अब मजे की बात क्या है, हम लोग देखेंगे कि जो बोरिक एसिड होता है वो वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। जो H3BO3 होता है वो वीक मोनो बेसिक एसिड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो H3BO3 को हम लोग BOH3 भी लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, BOH OH और यहाँ पे OH, ठीक है, ये होता है। मजे की बात क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, वीक मोनोबेसिक होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो बेसिसिटी है, जिसकी वो बेसिसिटी है वो 1 होता है। मतलब इस BOH3 में से एक OH माइनस आयन जो है, एक OH माइनस हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो क्या है, वो रिप्लेसेबल है, मतलब कि इसको आप निकाल सकते हो, बाकी 2 OH को आप नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड है। क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। अब ये वीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वीक इसलिए होता है कि जब तुम इसको वाटर में डालोगे तो ये जो H है और ये जो H है और ये जो H है, ये H प्लस आयंस जो है वो रिलीज नहीं कर पाता वाटर में। तो जो एसिड H प्लस आयंस वाटर में रिलीज नहीं कर पाता है उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। क्या हम लोग उसको बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो बोरिक एसिड है दैट इज अ
वीक मोनोबेसिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है, ट्रिपल स्टार मार्क लिखना। एंड इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ठीक है। प्रोटोनिक एसिड मतलब क्या होता है, ऐसे एसिड जो कि H प्लस आयंस वाटर में रिलीज कर सके उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड। और सर ने अभी बताया कि जो H3BO3 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो H प्लस आयंस रिलीज नहीं कर पाता वाटर में, इसलिए वो प्रोटोनिक एसिड नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोनिक एसिड तो नहीं होता है, लेकिन मजे की बात क्या है, ये तुम्हारा क्या होता है, इट एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। अब ये लेविस एसिड क्या होता है, सर ने तो बताया था कि लेविस एसिड उसको बोलते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, एक्सेप्ट कर सके। तो मजे की बात क्या है कि जब तुम BOH होल 3 को जब वाटर में डालते हो तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, H2O ऐसा होता है। तो ये H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये माइनस मतलब क्या, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर हुआ, लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इसको यहाँ पे डोनेट कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि बोरोन है ऑलरेडी 3 बॉन्ड यहाँ बना चुका है, तो बोरोन के पास खुद का अपना इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरीके से बोलता है हम बीच में रख देते हैं और हम दोनों शेयर कर लेते हैं। मतलब क्या बनेगा भाई, अभी तो सर ने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा भाई, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या कि, मतलब क्या, तुम्हारा BOH OH OH और यहाँ तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, OH माइनस बन गया तुम्हारा, समझे। तो ये बन जाता है स्ट्रक्चर और तुम्हारा क्या बन जाता है, BOH4 होल माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हाइड्रोबोरिक एसिड H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज अ प्रोटोनिक एसिड, नो इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट इज अ लेविस एसिड, यस इट इज अ लेविस एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, नो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ वीक एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, सो इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट था भाई पूरा जो भी मैंने बताया। अब मजे की बात क्या है कि जब ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 केल्विन से ऊपर हीट कर देते हो तो आपको मेटाबोरिक एसिड बनता है, और मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HbO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। ये पूछा जाता है कि H3BO3 को जब हम लोग 370 केल्विन से ऊपर हीट करते हैं तो कौन सा एसिड बनता है, तो क्या बनता है आपका, मेटाबोरिक एसिड बनता है। और जब हम लोग मेटाबोरिक एसिड को हीट कर देते हैं तो हमको क्या बनता है, B2O3 बनता है, B2O3 बनता है। दैट इज B2O3 क्या था तुम्हारा अभी बच्चों, देखो B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, क्या बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। तो इस पे देखो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो मजे की बात है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि H3BO3 है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये x बन रहा है, फिर हीट कर रहे हैं तो y बन रहा है, तो बताओ x और y क्या है। अब बोलोगे बाप रे बाप कहाँ से क्वेश्चन पूछा था सर, फिर आप बोलोगे कि सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं, हम तो फटाक से और सटाक से एनसीईआरटी पढ़ के गए थे और आपका बताया हुआ पढ़ के गए थे और हम लोग इसको सही करके आए हैं और सब कुछ सही करके भी आओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। अच्छा, ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का कि why is boric acid considered as a weak acid, तो explanation क्या दिया, because it is not able to release H plus ions, it releases OH minus ions from water molecule to complete its octet and in turn releases H plus ion, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, वही जो मैंने अभी बताया कि ये H plus ion रिलीज नहीं कर पाता है, सो इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, क्योंकि प्रोटोनिक एसिड किसको बोलते हैं, तो H plus ion रिलीज कर सकता है। ये क्या करता है कि जो बोरोन है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, जब वाटर में जब इसको डालते हो तो H2O से OH माइनस के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देता है, BOH4 माइनस बना देता है, जबकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। फिर समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि पूरा जो मैंने बताया अच्छे से नोट कर लेना और सब पे 4 स्टार मार लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डाइबोरेन के बारे में, ये हमारा लास्ट कंपाउंड है बोरोन का जो हमारे सिलेबस में है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला, द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड इज नोन इज डाइबोरेन। हालांकि जो बोरोन है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन आप हाइड्रोजन के साथ उसको रिएक्ट करवा सकते हो। और जो सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड है, सिंपलेस्ट वो क्या है, B2S6 है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जब हम लोग BF3 को LiLS4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो B2S6 बनता है, LiF बनता है, AlF3 बनता है। ये इंपॉर्टेंट है सर, क्या इसको याद करना है, नहीं याद करना है, इसको आप क्रॉस मार दो, आपको नोट्स में नहीं डालना है, ठीक है।
अच्छा, इसका लेबोरेटरी मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है B2H6 को, जब हम लोग ये NaBH4 को लेते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको जब हम आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है डाइबोरेन, दैट इज B2H6 मिलता है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये वाला। क्या हो गया पेन को, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे क्या पूछा जाएगा, द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इज, और ये 4 रिएक्शन दिया रहेगा, एक ये रिएक्शन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन में टिक मार देना भाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन पूरा आपको याद होना चाहिए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मजे की बात क्या है, अब मजे की बात क्या है कि अगर तुमको इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना है डाइबोरेन को, तो वो कौन सी रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है, वो जब आप BF3 को, दैट इज बोरोनियम ट्राइफ्लोराइड को, जब आप NaH के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको B2H6 मिलता है और NaF मिलता है। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आपसे लेबोरेटरी मेथड पूछा जा रहा है B2H6 प्रिपरेशन का, कि इंडस्ट्री मेथड पूछा जा रहा है। इंडस्ट्री मेथड में ये रिएक्शन याद करना, और लेबोरेटरी मेथड में इस रिएक्शन को याद रखना। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने नोट्स में डाल लो। तो डाइबोरेन क्या है, डाइबोरेन एक बोरोन का कंपाउंड है, उसका लेबोरेटरी मेथड का रिएक्शन क्या है, ये है, इसको याद रखना। और इंडस्ट्री मेथड का क्या रिएक्शन है, ये है, ठीक है। तो ये याद कर लेना आपको, ठीक है। अब इसमें याद करने वाली चीज, इसमें मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो समझाने वाली चीज है वो मैं आपको जरूर समझा दूंगा, जरूर मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो, अब मजे की बात क्या आती है कि कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो डाइबोरेन है उसका कोई कलर नहीं होता है, दैट इज इट इज कलरलेस, और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस होता है भाई, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस होता है। और अगर तुम डाइबोरेन को एयर में रख दिए भाई, एयर में रख दिए, खुले एयर में रख दिए, तो फटाक से और सटाक से आग पकड़ लेता है वो। सो डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। देखो, अगर आप जैसे ही इसको B2H6 को वाटर में, सॉरी, एयर में रखते हो, तो एयर में तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, दैट इज O2 भी होता है तुम्हारे पास। तो ये फटाक से रिएक्ट करता है और B2O3 बना देता है और H2O बना देता है। और ये जो रिएक्शन है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। देखो यहाँ माइनस है डेलेस की वैल्यू, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। तो ये पूछा जाता है कि जब डाइबोरेन, जब उसको एयर में रिएक्ट करवाते हो तो क्या क्या बनता है, तो B2O3 बनता है और H2O बनता है। और ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, बच्चे सोचते हैं बाप रे बाप ये तो कहीं दिया ही नहीं था। अरे एनसीईआरटी में दिया था बच्चों, डेलेस की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पे, तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और क्या ये कलरलेस होता है डाइबोरेन, हाँ ये कलरलेस होता है। क्या ये टॉक्सिक होता है, हाँ टॉक्सिक होता है। यही सब प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डाइबोरेन इज इनकरेक्ट, और आपको फटाक से ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मजे की बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर आल्सो स्पॉन्टेनियसली इन्फ्लेमेबल इन एयर। मजे की बात क्या है कि सिंपलेस्ट जो था, सिंपलेस्ट, क्या सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट अभी बताया ना भाई, सिंपलेस्ट जो बोरोन हाइड्राइड था, बोरोन का, वो क्या था, B2H6 थे, B2H6 था। और भी जो हायर बोरेन्स होते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा बोरोन और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, वो भी इनफ्लेमेबल, वो भी फ्लेमेबल होते हैं एयर में, मतलब कि जब उसको हवा में रखोगे तो उसमें फटाक से आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। अब एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब डाइबोरेन को तुम वाटर में डालते हो भाई, तो तुम्हारा क्या क्या बनता है। जब डाइबोरेन को तुम वाटर में डालते हो तो तुमको बोरिक एसिड मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अरे भाई कैसे कलर चेंज होगा इसका, हाँ चेंज हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि जो डाइबोरेन है B2H6, जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो बताओ कौन सा एसिड बनता है, ये क्या होगा, बोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड मतलब क्या, BOH3, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, H3BO3 बोलते हैं। और उसका और दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्थोबोरिक, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट इसका देखते हैं प्रॉपर्टी। Diborane undergoes cleavage reactions with Lewis bases to give borane adducts BH3L। मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि जब तुम डाइबोरेन को लेविस बेसिस के साथ रिएक्ट करवाओगे, लेविस बेसिस मतलब क्या, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, क्योंकि एमी जो है वो क्या है, तुम्हारा CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, देखो NCH3 CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है बोरोन को, डोनेट कर सकता है बोरोन को और बना लेता है BH3 डॉट
NMe3 और डॉट के साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडक्ट बोलते हैं। और जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सेम ऐसा ही होता है, ठीक है, BH3.CO बना लेता है। तो ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना कि जब डाइबोरेन है किसी भी लेविस बेस के साथ रिएक्ट करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और NMe3 है वो क्या है, एक लेविस बेस है दोनों, ठीक है ना, लेविस बेस है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या लेता है, बना लेता है, वो एडक्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, वो एडक्ट बना लेता है। तो ये ऑप्शन में रहता है कि डाइबोरेन रिएक्ट्स विद लेविस बेसेस टू फॉर्म एडक्ट्स। बच्चे को समझ ही नहीं आता, बाप रे कहां से आया, ये सही है कि गलत है, हाँ सही है, हाँ ये सही है, ठीक है। अच्छा, अगर आप रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद अमोनिया देखो, तो डाइबोरेन को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये कंपाउंड बनता है, देखो ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, B2H6.NH3 भी लिखते हैं इसको, इस पूरे को, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पूछा जाता है कि डाइबोरेन का जो रिएक्शन है अमोनिया के साथ, उसको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो क्या बनता है, B2H6.2NH3 हमारा बनता है। लेकिन मजे की बात क्या है भाई, लेकिन मजे की बात क्या है कि थोड़ी देर तक ही रहता है, फिर टूट के ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये फॉर्म भी याद रखना, ये फॉर्म भी याद रखना, ऑप्शन में दिया रहेगा और टिक मारना रहेगा। और जैसे ही फटाक से जैसे ही इसको हीट मारोगे आप, इसको जैसे ही हीट मारोगे तो हीट मारने के बाद ये B3N3H6 बना लेता है, और इतना भयंकर और इतना मस्त कंपाउंड है ये कि इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है, बेंजीन के बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। ये पूछा जाता है, बताओ कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा B3N3H6 और आपको टिक मारना पड़ेगा भाई। क्या मारना पड़ेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। मजे की बात क्या है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर से तो मिलता जुलता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, और तो और उसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, मतलब कि B3N3 और H6 में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। क्या कर लेना, याद कर लेना भाई, ठीक है। चलो, अब अगर हम B2H6 के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये देखा गया कि B2H6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है ये। मजे की बात क्या है कि इसमें जो 6 हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं, 5वां यहाँ पे जुड़ा है, 6वां यहाँ पे जुड़ा है। तो ये और ये दोनों जो हाइड्रोजन है ना, देखो ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ये वाले और ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, देखो B यहाँ पे है, B यहाँ पे है, एक H एक H एक H एक H, और ये जो दो हाइड्रोजन की बात मैं बता रहा हूं तुमको, इस हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन ऐसे है और ये हाइड्रोजन ऐसे है। मेरा कहने का मतलब क्या कि ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सेम प्लेन में है, ठीक है। और जो ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, वो ऐसे है, ऐसे, मतलब दोनों सेम प्लेन में नहीं है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ B2H6 के स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन सेम प्लेन में है बोरोन के साथ में, ठीक है ना। और कितने हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन है, ये कितने हाइड्रोजन है, 2 आउट ऑफ द प्लेन है, 2 आउट ऑफ द प्लेन है। और मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि यहाँ पे HBH में 97 डिग्री एंगल होता है और यहाँ पे HBH में 120 डिग्री एंगल होता है। दोनों वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है, याद कर लेना, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि ये जो BH है, BH लेंथ मतलब BH बॉन्ड लेंथ, वो 134 pm होता है, और ये जो BH बॉन्ड लेंथ है वो 119 pm होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि ये जो BH बॉन्ड होता है जो कि आउट ऑफ द प्लेन होता है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन होता है, वो ज्यादा लॉन्गर होता है इन कंपेरिजन टू BH बॉन्ड जो कि इन द प्लेन होता है, जो इन द प्लेन होता है। जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बनाते जाओ भाई, सबके बेसिस पे नोट्स बनाते जाओ भाई, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और मजे की बात, थोड़ा सा और मजे की बात हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, B2H6 के बारे में ही, B2H6 के बारे में ही, B2H6 के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखो। अगर आप BH3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आया। अब बोरोन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है बस आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 बॉन्ड तो बना चुका, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो B2H6 बनेगा कैसे, B2H6 बनेगा कैसे, जब इन दोनों में बॉन्ड आएगा तब तो, B और B में बॉन्ड आएगा तब तो, जिसका स्ट्रक्चर पता ही नहीं लगा जा पाया शुरुआत में कि अरे भाई ये कैसे बनता है।
जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया, ये सब कुछ किया गया टेक्नोलॉजी लगा के, तो ये देखा गया कि जो B2H6 का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है B2H6 का। ठीक है, तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? मजे की बात क्या है कि देखो जो B है और ये H है और ये H है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे B है और यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, ठीक है। तो अब बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना बचा? एक बचा है। आपके पास अभी 2 हाइड्रोजन और जोड़ना है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन तो हो गए, 2 हाइड्रोजन और जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन के पास है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के पास बचा, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेन किया गया कि ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक ना, इन तीनों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, इन तीनों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और ये बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलके ये तीनों एलिमेंट्स के बीच में, ये तीनों एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। ये देखा गया। मतलब क्या कि देखो ये जो BH बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना है यहाँ पे, एक कोवैलेंट बॉन्ड, और ये किन दोनों के बीच में? ये हाइड्रोजन और बॉन्ड के बीच, हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में। किसके बीच में? हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में। यहाँ पे देखो जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका हम लोग बोलते हैं उतना न्यूक्लियस है, उतना वो सेंटर है उसका, ठीक है। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं और कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, मतलब कि उसको बोलते हैं 2 सेंटर अवेलेबल है। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2C बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो ये देखो ये भी यहाँ भी है और सेम यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो टोटल B2H6 में 4 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड होते हैं। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है, एक बोरोन का और एक हाइड्रोजन को जो है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम लोग डॉट 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 से दिखाते हैं। इसे दिखाते हैं डॉट 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 से दिखाते हैं। और ये जो बोरोन है और ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये 3 एलिमेंट पर, इन 3 एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूट होकर भी क्या बना लेते हैं? अपना क्या बना लेते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखा गया एक्सरे डिफ्रैक्शन में, एक्सरे डिफ्रैक्शन में। इसको एक्सप्लेन तो करना ही था, ये एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया। और मजे की बात क्या है कि ये चारों जो हाइड्रोजन होते हैं वो बोरोन के साथ सेम प्लेन में होते हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, देखो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन कितने एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है? 1 2 3, 3 में बन रहा है, 3 एलिमेंट के बीच में बन रहा है, 3 एलिमेंट के बीच में बन रहा है। तो 3 एलिमेंट के बीच में बन रहा है, जितना एलिमेंट होता है उतना सेंटर होता है। तो 3 सेंटर और कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं इस बॉन्ड को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे ये भी बन रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी बन रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पॉसिबल है? यहाँ पे 2, 1 2। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि B2H6 में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? तो 2 हैं। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? तो 4 हैं, ठीक है। कितने हाइड्रोजन सेम प्लेन में है? 4 हैं। कितने हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन में है? 2 हैं। कितने हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन में है? 2 हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें पूछी जाती हैं, इतनी सारी पूछी जाती हैं। और मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, देखो मजे की बात ये है भाई कि ये जो बॉन्ड होता है BHB और ये BHB, ये बनाना की तरह दिखता है अगर आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप से। तो इन दोनों बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो दिस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, दिस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। तो ये पूछा जाता है कि बनाना बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन में रहेगा B2H6 और आपको फटाक से और सटाक से क्या करना होगा? टिक मारना होगा। जितना क्वेश्चन पूछ सकता है सब कुछ बता दिया भाई, ठीक है। अब लास्ट है हम लोग का ग्रुप 13 एलिमेंट्स में कि बोरोन का हम लोग का यूजेस देखना है और एल्युमिनियम का भी हम लोग को यूजेस देखना है। बोलोगे सर आप सिर्फ इसका यूजेस क्यों बता रहे हो हमें, सिर्फ इसका यूजेस क्यों बता रहे हो सर? आप हमें और भी एलिमेंट्स का यूजेस बताओ। तो बोरोन और एल्युमिनियम के अलावा जो गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है, वो बहुत ही लेस एबंडेंट होता है, तो उसके यूजेस बहुत कम है। और मजे की बात क्या है कि अगर आप सिर्फ बोरोन का यूजेस पढ़ लोगे तो आपके लिए नीट का काम हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का यूजेस इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि जो बोरोन होता है, ठीक है ना, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और इसलिए जो बोरोन के फाइबर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। बुलेट प्रूफ भाई जैकेट पहने जाते हैं ना, तो उसमें
बोरोन का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। बोरोन फाइबर से हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, नोट कर लेना। और मजे की बात क्या है कि सर ने बताया था कि बोरोन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक B10 होता है और एक B11 होता है। जो B10 आइसोटोप होता है बोरोन का, उसके पास बहुत ही हाई टेंडेंसी होती है न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने की। और सर हमने तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी आइसोटोप जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके, उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकते हैं। तो आइसोटोप बोरोन का B10 जो है वो हम लोग न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे अच्छा और सबसे मेन एप्लीकेशन है किसका, बोरैक्स का एंड बोरिक एसिड का, दैट इज बोरोन का, वो क्या है, इट इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, फॉर एग्जांपल पायरेक्स, ग्लासुल एंड फाइबर ग्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है, इसको नोट कर लेना। और अगर तुम ऑर्थोबोरिक एसिड को, दैट इज H3BO3 को तुम पानी में डालकर अपने स्किन पे लगाओगे तो वो माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो ऑप्शन में रहेगा ऑर्थोबोरिक एसिड। तो बाप रे बाप, ये मत समझ जाना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया था, आप बोलोगे हम तो लॉ सर के स्टूडेंट हैं और ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, और फटाक से और सटाक से हम लोग 4 नंबर लेके आ जाएंगे भाई। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स पढ़ लिए, पूरा नोट्स बना लेना, ठीक है। पीवाई की अभी मत बनाना, क्योंकि जब तक मैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स पी ब्लॉक का नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपका पी ब्लॉक क्लास 11 का कंप्लीट नहीं होगा, और पीवाई को बनाने का कोई फायदा अभी होगा नहीं, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट था सब कुछ बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो लेक्चर अगर आपको पसंद आई हो तो लेक्चर को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नहीं पसंद आई हो तो प्लीज डिसलाइक कर दो, और बताओ मुझे कि क्या पसंद नहीं आता, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्यार मोहब्बत और प्रेम से मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी भाई, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय।